ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इस लेक्चर में 2 पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि रोलिंग मोशन नीट में नहीं आता है तो नीट वाले बच्चों के लिए सेशन उसका अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ जेई वालों के लिए अलग कर देंगे। ठीक है, जेई में रोलिंग मोशन को अभी रिड्यूस करने का कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है तो वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा था, बस ये एक नया वर्ड इसमें ऐड हो गया है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे पढ़ते थे अपन? वहां पर पी के टर्म में पढ़ते थे, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बताइए? इस केस में क्या चेंज आएगा सर? इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है? यहाँ पर एल आ जाएगा। हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। लिखिए, इफ द एंगुलर इंपल्स the angular impulse of all the external forces about an axis vanishes over a certain time interval मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कि ये जो पेन है ये एक्सिस है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर मतलब ये इस तरीके से मैंने ये रख दिया रिमोट, ठीक। ये क्या हो गया? पाइवट हो गया ना। तो इसकी एक्सिस क्या होगी? ये पेन है ना। अब मैं इस पे अलग अलग जगह पर फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब कहाँ पर? यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, इधर से लगा सकता हूँ, एक एंगल पे लगा सकता हूँ, है ना। सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन सब फोर्सेस क्या होगा? टॉर्क क्रिएट होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं? वैनिश होने का मतलब क्या है? नेट रिजल्टेंट क्या हो जाए भाई? जीरो हो जाए। जब रिजल्टेंट जीरो होगा तभी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, लिखिए, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम then the angular momentum of the system about the same axis remains about the same axis remains unchanged in that time. ठीक है बेटा, फिर से अगर एंगुलर इंपल्स क्या है? ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उनके कारण जो आपका एंगुलर इंपल्स किसके ऊपर? किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, किसी एक टाइम इंटरवल टी में, अगर वो वैनिश हो जाता है, यानी कि रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल द एंगुलर इंपल्स ड्यू टू ऑल द जो भी आपके मोमेंट ऑफ फोर्स में बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। बिकॉज वहां पर जो फोर्स है वो किस फॉर्म में आता है? टॉर्क के फॉर्म में आता है, ठीक है। उन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। उस केस में उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही सिर्फ क्या होगा? आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? बॉडी का सेम बना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलिए जरा लिखते हैं इसको। अगर हम एक टाइम इंटरवल लेते हैं t1 से t2, क्या कह रहे हैं? t1 से t2, तो समेशन t1 टू t2, ठीक। टाउ dt क्या रिप्रेजेंट करता है? इंपल्स को। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर इंपल्स को। अगर इसका सम क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। तो क्या होगा? देन जो भी आपका t1 पर एंगुलर इंपल्स होगा वो इनिशियल हो जाएगा और t2 पे जो होगा वो फाइनल। देन वी कैन से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मैंने एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की मदद से ये किया है। 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो रुक गई है और मैं भी रुका हुआ हूँ। कब से रुका हुआ हूँ? टाइम इंटरवल से ऐसे हाथ करके रुका हूँ, ठीक है।
चेक करता। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। थैंक यू महक, आपने अलर्ट कर दिया मुझे। तो आई थिंक टाइम इंटरवल के बाद से रुका हुआ हूँ, तो ये चीज लिखना है मतलब से आपको। ठीक है, इफ समेशन की बात हो रही है, जो एक्सप्लेन किया है उसका आवाज तो आ ही रहा होगा। ठीक है, आवाज आ रहा होगा, बस ये चीज आप नोट कर ले। ठीक हो गया है, चलिए। लैपटॉप चेंज है तो हो सकता है ये सब चीजें हों। चलिए भाई कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, ये तो जानते भी कहां से लिखा है मैंने, क्या, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक, चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। देन इट विल बिकम व्हाट, LF माइनस LI। इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर L इज इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा। ठीक है, इसको इंटरवल ऑफ टाइम कर सकते हैं क्या हम लोग, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया सेम रहेगा बॉडी का, बट ओमेगा चेंज हो सकता है। ठीक है, अपॉन डेल टी। ठीक है, तो अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट इट एज आई चेंज इन व्हाट, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भैया, बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, अरे ये तो अल्फा है ना। चलिए, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, इसके आगे लिखना है। ठीक है, अरे ये तो बेटा है, तुम लोग ऐसे ही समझ जाओ। आगे बढ़ जाएं। If the resultant external torque acting on a system वो क्या है, is zero, then the total angular momentum remains constant. ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाउ इज इक्वल टू जीरो हो गया। टाउ जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LF, यानी कि कह सकता हूं मैं आई ओमेगा एफ इज इक्वल टू आई ओमेगा आई। इसको और कैसे लिखते हैं, आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू आई ओमेगा 1 2 के नोटेशन में लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर इनर्शिया ऑफ द केस में लिखेंगे कांस्टेंट नहीं है तो I1, और इसको I2 और इसको I1 कर दें। हर नोटेशन में सीख लो आप। ठीक है, बस ध्यान रखना इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा ओमेगा ही एडजस्ट करे, जरूरी नहीं है। इनर्शिया भी आप बदल सकते हो, लेकिन आपको क्या, मैंने क्या सिखाया, 2 × 4 8 होता है, तो 4 × 2 भी 8 ही होता है। हमें सिर्फ इनके प्रोडक्ट को कांस्टेंट बना के रखना है, बिकॉज हमारी मेन कंडीशन क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसीलिए ये भी नोटेशन बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, लिखिए if system is isolated from its surrounding, any internal interaction between any internal interaction between its different part cannot
अल्टर इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया? इतना सिंपल था ये। फिर से अगर कह रहे हैं सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सराउंडिंग में, तो किसी प्रकार का जो बॉडी के अंदर इंटरनल इंटरेक्शन है उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे टोटल एंगुलर मोमेंटम में। समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जब आपका नेट एंगुलर इंपल्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब वही वो कंडीशन है जो हमें चाहिए थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से पढ़ना, इसमें बार बार बता दे रहा हूं कि हम एंगुलर इंपल्स को जीरो करते हैं। टोटल एंगुलर इंपल्स ऑफ द बॉडी इज जीरो। जितने देर तक ऐसा बना रहेगा उतने टाइम इंटरवल के अंदर आपका मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बना रहेगा। मान लो अगर 10 सेकंड के लिए रहा तो सिर्फ 10 सेकंड तक ही ये लॉ एप्लीकेबल है, इसके आगे और पीछे नहीं है। जैसे ही आपका एंगुलर इंपल्स नॉन जीरो होगा वैसे ही ये बात गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फिर से एक फाइनल आपको जैसे शॉर्ट में अगर याद करना है तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, क्या कहते थे, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना? अगर इसको समझो, अगर ये मैथमेटिकल वे है समझाने का है, जीरो अगर ये नहीं होगा तो ये क्या है, दिस इज योर LF माइनस LI, और अगर ये जीरो होगा तभी ये पॉसिबल है कि LF माइनस LI इज इक्वल टू जीरो, और तभी बेटा LF इज इक्वल टू, नहीं तो और कोई चांस है नहीं। जैसे ही नॉन जीरो हो जाएगा ये आपका पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये छोटा सा इतने में ही आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है? चलिए, तो यहाँ देखिए कुछ कंडीशंस दी हुई है फॉर जीरो नेट एंगुलर इंपल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी रियलाइज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्ट कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है एक्चुअली, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट द एंगुलर इंपल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम बॉडी का क्या रहेगा, किसी भी एक्सिस के लिए कंजर्व बना है। अगर नेट टॉर्क ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क्स ऑफ ईच इंडिविजुअल फोर्स अबाउट एन एक्सिस वैनिसेस, जैसा कि मैंने बताया था रिमोट वाला करके, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन टोटल जो टॉर्क आ रहा है सिस्टम की वो क्या रहा है, जीरो। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना। इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड एंड कंसर्न टाइम इंटरवल इज इनफिनिटली स्मॉल, कह रहे हैं कि भैया सारे फोर्सेस तो हैं आपके, वो क्या हैं, वो फाइनाइट तो हैं, लेकिन जो आपका टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा छोटा है। जब टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, टाइम इंटरवल छोटा होने से आपका इनका जो प्रोडक्ट है टाउ इनटू dt, ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर। उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका ये कंजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? देखिए, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम गवर्न्स a wide range of physical process from subatomic to celestial। celestial मतलब बताओ, स्पेस, ठीक है? तो गेट बंद कर दे पीछे वाला, ठीक। आगे देखिए, the following examples explicate some of these application। अभी कुछ एग्जांपल पढ़ाने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक में फोर्स ही जीरो कर दिया, ठीक, एक में टॉर्क को जीरो, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो कर दिया, एक में टॉर्क तो था, फोर्स भी था, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया। तीन ही पॉसिबल केसेस है, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखो, जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल है, फटाफट समझ लेते हैं। हो गया? चलो देखो, क्या है भाई, स्पिनिंग ऑफ आइस स्केप, ठीक है? इसके बारे में तो देखा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपका भी नोटिस किया होगा, जो स्पिनिंग है जब ज्यादा करनी होती है ना, ऐसे सर्कुलर करना होता है तो बॉडी को पूरा स्विंग कर लेते हैं, फिर उसका जो स्लो करनी होती है तो हाथ को फैला लेते हैं। नोटिस नहीं किया कभी ये चीज?
इससे क्या होता होगा, क्या ऐसा होता, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। बॉडी के शेप से इनर्शिया कोई लेन देन होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो जब आपका नेट बॉडी इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मतलब अपोजिशन ऑफ द सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास के पास आ रहे हैं, सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के पास आ रहे हैं, तो बॉडी का क्या आईसीएम के पास जा रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बता जरा, एक चीज मुझे बताइए जरा, ये पैरेलल एक्सिस में पढ़ाया था ना मैंने, तो अपन क्या करते थे, आईसीएम प्लस व्हाट इज दिस, ये डी और ये इसका जो भी मास, तो ये बताओ ये एडिशनल पार्ट आता है कि नहीं आता है, एडिशन आता है कि नहीं आता, इनर्शिया बढ़ेगा तो बढ़िया है कि बुरा है? हाँ, आपका इनर्शिया, इनर्शिया बढ़ रही है तो अपोजिशन, यार अपोजिशन बढ़ेगा तो हमारा मोशन डिस्टर्ब होगा, तो हमें इनर्शिया घटाना है या बढ़ाना है? तो घटाएंगे तो स्पिनिंग बढ़ेगी या घट जाएगी? समझ में कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए अ स्पिनिंग आइस स्केटर, छोटा सा ही लिखना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, द स्पिनिंग आइस स्केटर कैन कंट्रोल हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, can control her movement of inertia by extending or holding her arms and make use of conservation of angular momentum, and make use of conservation of angular तो ये बहुत क्लियर हो गया कि बाई ओपनिंग हर आर्म्स क्या हो जाता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्टर्ब होगा, आदत हो गई इधर से ना हमेशा ये बार जो है, तभी सर इधर रखते हैं क्या? हाँ क्या कहते हैं हम, हाँ कि जब वो आर्म अपना ओपन कर लेती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, वो धीमे आपकी स्पिनिंग कम हो जाती है, जब उसको रुकना होता है, और जब उसको बढ़ाना होता है तो क्या करती है, वो सारा का सारा हैंड को फोल्ड करके स्विंग कर लेती है, जिससे क्या होता है, जितनी भी प्रकार के आपके पोजीशन ऐसे एयर फ्रिक्शन को है जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल के लिए आईसीएम के पास आ जाएगा और इनर्शिया घट जाएगा। अभी मैंने दिखाया था एक्स्ट्रा पार्ट क्या था, md स्क्वायर, तो वो md स्क्वायर को मैंने जीरो कर दिया तो हमारा इनर्शिया घटेगा, तो सेम आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पिनिंग बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला भी यार ये तो खेला ही होगा, अरे इस पे नहीं किए होंगे, लेकिन वो एक झूला आता था जिसमें हैंडल लगी रहती है, अरे यार 4 लोग चढ़ते हैं, पार्क में नहीं गए हो क्या? एक नीचे जो है क्या नाम है उसका, ये क्या मतलब अच्छा उसमें क्या लड़के नहीं चढ़ सकते हम लोग तो बहुत चढ़े हैं, चलो ठीक है। बहरहाल इसमें भी देखो सेम फिनोमेनन यूज कर रहा है, देखो जब ये डंबल्स, ये देखो अब ये ज्यादा ही हो गया नहीं चेयर पे बैठे हुए हैं ना, डंबल्स जब ये हाथ बाहर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पिनिंग घटेगी है ना। अब एक बार इसको घुमा दो, ठीक, उसके बाद क्या करो, जब डंबल ही बाहर ले जाएगा स्लो होगा और अंदर आएगा तो बढ़ जाएगा, रीजन वही है इनर्शिया। ठीक है,
तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन या किसी प्रकार कोई अपोजिशन ऑफर नहीं हो रहा है। ठीक, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो। लेकिन जब ये ओपन कर रहा है तो मान रहे हैं कि फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, यानी कि अपोजिशन आ रहा है, यानी कि एंगुलर इंपल्स इज नॉट जीरो। तो इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये जब स्विंग करता है तो ये घूमने लगता है, जब ओपन करता है तो रुकने लगता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्मॉलर एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लार्जर एंगुलर। तो पीछे वाला ही वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बस समझने के लिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही है, ऊपर नीचे सब जगह एक ही चीज चल रही है। ठीक है, सेम टू सेम कंसेप्ट हर जगह लग रहा है। ये मैडम बैठी हैं अब, लेकिन ये ऑफिस में काम करने आई थी, काम छोड़ के चेयर पे देखो ये सब कर रही है ना, तो ये हो रहा है इनके साथ। ठीक, देख रहे हो ऑफिस चेयर बैठी हुई है, यही सब होता है यार, अगर मालिक ना हो तो ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखिए, ये लास्ट टॉपिक है आपका नीट के लिए। द एनर्जी possessed ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी due to rotational motion of a body पता है यार, मतलब हम लोग ने जोक किया, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोगों को और एडिशनल नॉलेज दे दो, वो डंबल पता क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर रहा है। अरे यार, मेन तो मास हम लोग का यही है ना, हाथ वाथ का इतना मास छोड़ना होता है। डंबल लेने से क्या हो रहा है, मास सिस्टम जो है आपका एक्सपैंड हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज होगी। समझ में आ रहा है, इसलिए उस डंबल को ऐसे किया गया। मान लो कि ये हाथ का नेग्लेक्ट कर दोगे तो एक पार्टिकल आ गया जो डंबल जिसका मास है, और इधर भी मास है जिसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से दूर ज्यादा है, तो इनर्शिया जो है आपका बहुत तेजी से चेंज होगा। ये था उसमें। बहरहाल मुझे लगा आप समझ गए होगे, फिर भी मैंने कहा वो बता दें, समझ तो तुम गए थे। अच्छा क्या बात है। The energy possessed due to rotational motion of a body is known as rotational kinetic energy. Is known as ठीक है, लिखिए फटाफट इसके अंदर। Let a rigid body rotating about an axis, मैं सबसे छुपका लिखना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, लेट एक हमने रिजिड बॉडी आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सब बना हुआ फिगर। ठीक है, the body is assumed to be composed of particles consisting, ठीक है, of particles of mass m1, m2, so on। ठीक है, ठीक, तो आपको अलग से फॉर्मूला बनाने से अच्छा है, आपको एक वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ अलग अलग पार्टिकल्स हैं मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1, v2 एंड v3। ठीक है, ये हो गया जरा v1, इसको मान लेते हैं v2, इसको मान लेते हैं। ठीक है, सब साथ में मूव कर रहे हैं, तो वही बात होगी, बस में बैठे हुए, सब एक बस में बैठे हुए, जैसे बस चल रही है वैसे वो भी चल रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग वेलोसिटी पार्टिकल के फॉर्म में, उनकी दूरी एक्सिस से अलग अलग है। ठीक है, नोटिस करना, कभी बस में बैठे होगे, जब बस टर्न होती है तो सब बराबर नहीं झुकते हैं,
सर जो साइड में जो ज्यादा क्लोज होता है इसके सेंटर के, उस पे कम इफेक्ट होता है ना। और जो ज्यादा दूरी, मतलब जैसे मान ले ऐसे ऐसे कर्व हो रही है गाड़ी, ठीक है, तो जो इस साइड में बैठेगा उसको ज्यादा लगेगा, और जो यहाँ पर बस की इस तरफ है ना, मतलब क्लोजर टू द, उसको भी लगेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक। विंडो साइड जो जो अगर मान लो ये इधर ड्राइवर है और वो इस तरीके से टर्न कर रहा है, मतलब इस तरीके से ड्राइवर की लेन वालों को ज्यादा लगेगा और उधर कंडक्टर वाले को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो, वही सेंटीमीटर सेंटीफिगर की बात है। तो अपन इसको हम इजी करने के लिए कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो कैसे मैं प्रूव भी कर देता हूं, बिकॉज़ सबकी वेलोसिटी अलग अलग क्यों होगी। एक फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, ठीक। तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया v अपॉन r एक रेशियो है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि v1 एंड r कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, लेकिन 1 2 बराबर नहीं है और 2 4 उनका रेशियो बराबर है। तो इसी तरीके से तो v1 इज इक्वल टू क्या जाएगा r1। मैंने ये नहीं कहा कि ओमेगा चेंज हो रहा है, मैंने कहा ओमेगा सेम है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा यूनिफॉर्म है, बट पार्टिकल की पोजीशन अलग-अलग है, उसके एक्सिस से दूरी अलग-अलग हो सकती है। जब दूरी अलग-अलग होगी, इसका मतलब r इज नॉट कांस्टेंट, तो v को भी एडजस्ट होना पड़ेगा सो दैट रेशियो क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, ठीक। v2 इज इक्वल टू क्या जाएगा r2 एंड सो हम लोग यही करने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट, ke1 प्लस ke2, बिकॉज मैंने सिखाया था काइनेटिक एनर्जी फॉलो करती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो आप सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसको टोटल निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा 1/2 I ओमेगा। अब तुम लोग ये क्या कर दिया सर, गलत कर दिया, क्योंकि मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। इनर्शिया बढ़ाया था मैंने, तो क्या करते थे अपन mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर एंड सो ऑन करते थे। यही तो करते थे ना। जब मैंने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ाया था, मैंने कहा सबका अपना अपना क्या निकालोगे, इनर्शिया, और सबको सम कर दोगे तो आपको टोटल इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल्स मिल जाएगा। तो मैंने कहा था उस केस में, अगर फिगर एक बार जाकर देखना, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करना। एक ऐसे पार्टिकल बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, सबकी दूरी अलग अलग, सबकी दूरी अलग अलग, और मैंने यहाँ पर सबका मास सेम ले लिया। तो टोटल इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पार्टिकल विल बी इक्वल टू I विल बी इक्वल टू mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस, यही तो करोगे ना बॉस। देखो यहाँ 1/2 m सब में आएगा, v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर सब में कांस्टेंट है, बट मैंने कहा m को छोड़ दो, मैंने कहा m को छोड़ दो, 1/2 ओमेगा निकाल दो, बचेगा क्या, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये है क्या, यही तो है इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, फिर m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर इन सब का रिजल्टेंट को क्या बोल दिया, भैया ये तो टोटल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल बॉडी का जो इनर्शिया होगा विद द सेम एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे थे, बॉडी रोटेट कर रही है। समझ में आ गया? तो फाइनल जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इतना छोटा सा डेरिवेशन था। अच्छा, यहाँ पर ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी लिख लीजिए। तो फाइनली यहाँ लिख दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। This is called as rotational kinetic energy of the body. It is a scalar. ठीक बेटा, ये हो गया, कर ले इसको फटाफट, ठीक है। अब कुछ रिलेशंस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अब ओमेगा के फॉर्म में नहीं है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, कुछ टी दिया हुआ है, तो क्या नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको टाइम पता है।
क्या पता मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसका होता है भाई, एवोल्यूशन जब होता है। ठंडी नहीं लग रही किसी को, लग रही, बोलना चाहिए। तुम बाहर मिलो। ऐसे देख रहा है, कह रहा तू बाहर मिल भाई मुझे, घर में बैठना पड़ेगा। लुक तो ऐसा दिया ना उसने, लिटरली एकदम, तू बाहर मिल। चलो लिखो इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लिख लो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। पहला फॉर्म क्या हो गया, पहला फॉर्म आपका बहुत सिंपल है, 1/2 आई 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हम कैपिटल के, मैंने कहा कि कैपिटल के क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो इसके फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका फॉर्म 1/2 m, कैपिटल के है ये, ठीक है, के स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, वो mr1 प्लस mr2 करके उन सबका जो हमने सेंटर ऑफ मास का निकाला है, ठीक है। फिर अब मुझे अगर लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन r। तो पूरी बॉडी का लीनियर वेलोसिटी कितना मान सकते हैं अपन, v मान सकते हैं, हो जाएगा 1/2, ठीक है, i, फिर जाएगा v स्क्वायर अपॉन, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिस्क्राइब इट एज 1/2 होती नहीं है इस बार अब तो, है ना, ये हो जाएगा l ओमेगा अपॉन 2। और क्या लिख सकते हैं, लास्ट फॉर्मूला l स्क्वायर अपॉन 2i। इतने ही फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही अलग अलग फॉर्म है। अब एक लास्ट चीज, इफ एक्सटर्नल टॉर्क on the body is 0, मैंने कहा एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है, ठीक है। देन L क्या हो जाएगा बेटे, कांस्टेंट, देन L विल बी व्हाट, कांस्टेंट। देन इस केस में इसी से निकाल रहा हूं, तो जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल रह जाएगी, अगर L कांस्टेंट हो जाएगा तो या तो वो इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या फिर m के, चले भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें बेटा। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है का वर्क एंड पावर। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जो है सिर्फ जेई वालों के लिए रोलिंग मोशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन देखते हैं, चलिए। वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन, दिस इज योर लास्ट टॉपिक। अरे इस जुले की बात कर रहा था क्या, मैं बोलो आज बोल ही नहीं क्या, मैरी की मेरी, मैरी करना है, अच्छा नहीं यार नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, ये अपन ये सब गलत काम नहीं करते हैं ना, अभी जिंदगी में बहुत चैन है। चलिए, सपोज ए टेंजेंशियल फोर्स एफ टेंजेंशियल लिख देता हूँ इसको, जैसे कि वो लड़का लगा रहा है ना, जो है क्या नाम रखे इनका नाम रखे चुन्नू, है ना, चुन्नू राम जो है
धक्का लगा रहे, लेकिन किसको झूला झुला रहे ये किसी को नहीं पता अभी तक, है ना। अकेले ही मजे दौड़ना है बस पकड़ के, ठीक। एक्ट ऑन द रिम ऑफ अ पाइवटेड डिस्क, एक्ट ऑन द रिम ऑफ, पाइवटेड का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, ये दोनों फिक्स्ड है ना, और ये डिस्क शेप का है इसलिए इसको डिस्क बोल दिया, ठीक है। मेरी होता है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो बोल ही सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन रोटेटिंग मेरी गो राउंड, ठीक है। मैरी करो, ये इनके दिमाग में यही से चलता रहता है, नहीं मतलब हम कह रहे हैं मेरी होगा, नहीं सर मैरी। यार क्या करे, ठीक है। ऑन अ प्ले ग्राउंड, बस इतना ही लिखा एग्जाम्पल, इससे नहीं। चला ले भाई, तेरे तो समझ नहीं आ रहा, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही। देखिए, द डिस्क रोटेट्स अभी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से, ठीक है। थ्रू एन इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल डी थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब तक स्मॉल चेंज आता है एंगल तो वो वेक्टर होता है, इसलिए मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल लिया, ठीक है। इन टाइम इंटरवल कितने समय में dt, ये बना हुआ है, अच्छा फिगर बना हुआ है, देख रहे हो। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये एक्चुअली इसी को इस तरीके से हम लोग ने ऊपर से, तुम देख रहे हो, तुम्हारा कहना ये है ना, ऊपर से तुम देख रहे हो, समझ में आ ही होगा ना, ऊपर से तुम्हारा साइड, ठीक। इस तरीके तो देख रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट किया था, और टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा इसको, dt टाइम में, यहाँ कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा, सिंपल है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू। तो एक्चुअली में अगर लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर जो यहाँ पर हुआ है वो ds है, आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ ही तो इतना पोजीशन चेंज आया है। अगर हम f टेंजेंट की बात करेंगे बेटा तो कितना चेंज आया है, देखो ds ही तो आया है, लेकिन जब एंगुलर में बात करेंगे तब d थीटा की बात करने लगेंगे, समझ में आया। तो अगर मुझे लिखना है तो वर्क डन dw will be equal to, या तो अगर हम f टेंजेंट लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ds। अब दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ds वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन टेंजेंट का है। अरे भाई ये इधर जा रहा है, ds भी आगे जा रहा है वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि क्या एंगल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, f s cos थीटा, cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बात करने लगूं इन टर्म्स ऑफ, तो मुझे फोर्स को चेंज करना पड़ेगा ना, फोर्स को हटा के क्या लिखना पड़ेगा बताओ, टॉर्क। क्या करना पड़ेगा, टॉर्क, क्योंकि एंगुलर जब बात करेंगे तो वहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है, फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू व्हाट, dw इज इक्वल टू f tangent into radius into d theta। मैंने ये fr क्यों लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, ठीक है। जिसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ टाउ d, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ। ये क्या बना दिया मैंने आपके लिए, वर्क डन का एक छोटा सा फॉर्मूला। ये क्या है, स्मॉल वर्क है। तो मुझे अगर एक पॉइंट मतलब जहां पर एंगल बन रहा था थीटा 1 और मुझे कहां तक लेके जाना है डिस्क को जब तक एंगल थीटा 2 ना बन जाए, तो मुझे एक इंटरवल मिल गया, ठीक। तो
तो उसके लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना। देखो मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि अगला जो हेडिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखो अभी सीखो, इसके आगे लिखिए टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क, टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क during an angular displacement from theta 1 to थीटा 1 से कहां तक, थीटा W इज इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ ई, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल वर्क का फॉर्म। यहीं से थोड़ी कंडीशन, इफ टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, जब बेटा टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तब W will be equal to टाउ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। इसको अगर आगे लिखेंगे तो जाएगा टाउ इनटू क्या से गया था, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लिख सकता हूं ये हो गया बेटा टॉर्क इसमें कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल माना गया है, ठीक है। अगर हम वर्क डन को एंगुलर एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है अभी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है ना भैया, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक। देन ठीक, ये इतना लिख लिया ना तुम लोगों ने, ये पूरा साथ में लिख लिया, इसका लिखो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो हम लोग वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आई अल्फा डी थीटा लिख सकते हैं ना बॉस। अल्फा क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई डी ओमेगा बाई डी टी डी थीटा, ठीक। और यहां से अगर हम चाहें तो वी कैन रीड इट एज आई डी ओमेगा और क्या जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये क्या होता है, ये तो वेलोसिटी का फॉर्म होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्म था, तो नया फॉर्म क्या बन गया, आई ओमेगा डी, क्या बन गया, आई ओमेगा डी, ठीक है। तो अगर अब हम लोग चाहें तो इसको फिर से एक नया फॉर्म बनने वाला है, ठीक है। टोटल वर्क ड्यूरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, दिख रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, थीटा 1 टू थीटा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, है ना। अब इसमें थीटा 1 थीटा 2 में क्या आएगा, अब हमने जब लिखना है तो हम वैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर टाउ डी थीटा, जब हम डी थीटा को कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ओमेगा के फॉर्म में, तो ये चेंज हो जाएगा ओमेगा 1 से ओमेगा 2, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं,
आई ओमेगा डी ओमेगा। मैंने कहाँ प्रूफ किया, ये पहले प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट ऐसे चेंज होती है, और जब लिमिट चेंज हो जाएगी सर, तो अगर आई बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बाय, अब ये तो मैंने सिखाया है ना यार, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर x निकल गया, ओमेगा डी ओमेगा है। तो ध्यान से सिखाया था मैंने कि जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही सेम वेरिएबल होना चाहिए जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, फिर एक बार ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 2 पुट करेंगे, एक बार ओमेगा 1 पुट करेंगे। अब ये 2 को चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा i बाय 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। लो भाई ये भी एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा किसका, वर्क डन, किसका वर्क डन। तो अगर हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, इनर्शिया पता है, तो बिना टॉर्क के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो वर्क डन निकालने के 2 केसेस आपको मैंने बता दिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन लिखिए। वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना, क्या कहते थे, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क पर एनर्जी पढ़ा था। अब रोटेशनल में क्या हो जाएगा, देखिए वही सेम रहेगा, बस यहाँ पर हर जगह रोटेशन कहेंगे, है ना। वर्क डन इस बार कौन कर रहा है, बाय टॉर्क, वहां क्या कहते थे, फोर्स, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर। अभी पीछे ड्राइव करके आ रहे हो तुम, ये इसे कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब लास्ट है रोटेशनल पावर, देन आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोटेशनल, देखिए पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए इसके अंदर द पावर एसोसिएटेड विद द वर्क डन, द पावर एसोसिएटेड with the work done by torque acting on rotating body, by the torque acting on the rotating body क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू टाउ डी थीटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, ठीक, क्या कर दिया, ठीक। देन इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पावर, तो p इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है, जाएगा टाउ ओमेगा, बिकॉज़ d थीटा बाय dt क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, इन वेक्टर क्या हो जाएगा, p इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा, टाउ डॉट प्रोडक्ट होगा, बिकॉज ये पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर, ठीक है। चलिए कुछ सवाल लगा लें, चैप्टर खत्म, बस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2
wheels A and B are placed coaxially. Coaxially का मतलब जानते हो ना कि दो ऐसी व्हील जिनका जो एक्सिस रोटेशन है वो सेम हो, ठीक है। तो coaxially प्लेस कर दिया। Wheel A has moment of inertia IA and angular velocity कितनी है ओमेगा A, while B is stationary on clubbing them with a clutch they move jointly। clutch का मतलब क्या है कि कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, जैसे आगे वाला मूव करेगा वैसे ही दूसरे वाला भी मूव करेगा, ठीक है साथ में। फिर क्या कह रहे हैं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई अब ओमेगा, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। आपसे क्या बोला गया कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बता दो, बी का बता दो। कैसे करोगे सुनना ध्यान से। पहले एक डिस्क घूम रही थी, ठीक है, दूसरी डिस्क स्टेशनरी थी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, मतलब देखा जाए तो एक ही डिस्क है प्ले के अंदर। बाद में क्या कर दिया गया, अब पहले जो डिस्क ए घूम रही थी वो किससे घूम रही थी ओमेगा ए से। रेस्ट वाली डिस्क को सिर्फ डराने के लिए बोला गया है कि रेस्ट है, रेस्ट है, यानी कि वो तो है ही नहीं पार्ट ऑफ मोशन में। तो अगर टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आई ए ओमेगा ए, यही तो आएगा, यही तो आएगा ना आई ए ओमेगा ए। अगर हमने बाद में जैसे भाई बस वाली बात समझो, बस खाली है फिर बस में लोग बैठ गए, जैसे बस घूमेंगे जैसे पसंद घूमेंगे, जब बस खाली थी तो बस खाली थी, तो हम कहें कि बस चल रही है ना, और जो है पैसेंजर खड़े रुके हुए हैं खड़े हैं, क्या मतलब है इसका, वो तो भैया वो बाहर है ना, फ्रेम के ही बाहर है। तो उस समय जो आपका क्लब्ड हो जाएगा एक्सटर्नल टॉर्क का, वो किस तरीके से आई ओमेगा है मैं कह रहा हूं। तो बाद वाला क्या हो जाएगा, बाद वाला क्या हो जाएगा भैया बताओ। अब बस में बैठ गए तो क्या हो जाएगा, अब खुद का प्लस जो पैसेंजर है और यही तो होगा ना। तो लिखिए इसके अंदर द फेनोमेनन अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। जो फेनोमेनन अकर हो रहा है क्या है, ये एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंट में, क्योंकि ये पहले से रोटेट है, रोटेटिंग दिया हुआ है ना। द फेनोमेना अकर इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क बेटा टॉर्क, फोर्स मत बोलो इसमें, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, देन बाय COAM क्या हो जाएगा, आई ओमेगा ए इज इक्वल टू सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये पहले है और ये बाद में, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से मुझसे कहा गया था मुझे क्या चाहिए, आई बी, बाकी सब कुछ नोन है। तो ये हो जाएगा आई ए ओमेगा ए माइनस आई ए ओमेगा इज इक्वल टू आई बी ओमेगा, ओमेगा तो निकाला नहीं है, आई बी इज इक्वल टू व्हाट, आई बी इज इक्वल टू आई ए ओमेगा ए माइनस ओमेगा अपॉन इज इट ओके, ये इसका आंसर है, ठीक। अगर एलसीएम स्प्लिट करोगे इसका दूसरा फॉर्म ये हो सकता है आई ए ओमेगा ए अपॉन ओमेगा माइनस, इसमें और उसमें कोई अंतर है नहीं, सेम वही बात है, ठीक है। एलसीएम को स्प्लिट कर लिया, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्या हो गया, डन। नेक्स्ट करें, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कॉकरोच ऑफ मास m is moving with velocity v in anti-clockwise sense on the ring of disk of radius कितना है r. The moment of inertia of the disk about the axis is I and it is rotating in clockwise, ठीक है, मतलब उल्टा घूम रहा है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज घूम रही है डिस्क और वो एंटी क्लॉकवाइज। ट्रेडमिल वाला केस हो गया है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो लीनियर होता है ट्रेडमिल वाले केस में, स्ट्रेट चल रहा है ना, वॉकिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा, दिस इज नॉट w, दिस इज ओमेगा। इफ द कॉकरोच स्टॉप्स देन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। अच्छा ये बताओ
ट्रेडमिल की बेल्ट जो एक आती है, एक मैनुअल वाली ट्रेडमिल आती है, मोटर नहीं लगी होती उसमें, तुम जब चलोगे तभी वो बेल्ट चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, है ना। मैंने समझ में आ रहा है ना वो बात। फ्लोर जो चल रहा है वो आपकी वॉकिंग में चल रहा है, हाँ पाइप लगी होती है, उसमें आवाज बहुत आती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भैया जो कॉकरोच है उसका मास इतना है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर मान लो, ठीक है, अगर ये डिस्क रोटेट हो रही है, किस तरह से हो रही है, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंट, मान लेते हैं कि कॉकरोच आगे जा रहा है इसलिए पीछे की तरफ जा रही, होगा कि नहीं होगा, प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्लॉकवाइज जाएगी, ठीक। फिर क्योंकि उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन में, लास्ट में ये थोड़ा सा है इसमें, तो कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कितना दिया गया है, डिस्क का आई दिया गया है। फिर रोटेटिंग कितना है, डायरेक्शन क्या है भाई, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ द कॉकरोच स्टॉप। उसका क्यों कह रहे हैं, कॉकरोच जब स्टॉप कर जाता है तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा। तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी। तो पहले इक्वेशंस बनाइए आप, ठीक है, जितना आप मैं उसके रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में निकालते हैं। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका है यहाँ पर आई मान लेते हैं इनर्शिया, बैठी नहीं है इसमें, चलो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। और डिस्क क्या मान लेंगे, अगर हम लोग स्टार्टिंग में मानेंगे तो कोई, अच्छा मुझे ये बताइए कॉकरोच के लिए बताइए क्या आएगा, L = mvr आएगा क्या, सर्कुलर मोशन पढ़ा था। अगर हम कॉकरोच की बात करें, फिर डिस्क की बात करेंगे तो उसका इनर्शिया पता है, क्योंकि इसका कॉकरोच का इनर्शिया तो हमें नहीं पता है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। अगर हम बात करें दोनों का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, नहीं बच रहा, अरे यार कोई भी सर्कुलर मोशन करता है जो भी डायरेक्शन होगा तो उसका क्या करते थे अपन, एल कैसे निकालते थे, क्या करते थे बताओ, क्या करते थे, आर क्रॉस बी करते थे। आर उसकी जो है सेंटर से फिक्स दूरी होती थी, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, क्या करते थे क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका एल आता था। अच्छा मुझे ये बता कर दे कि अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एल दोनों का अपोजिट नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। सिस्टम का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो सबका सम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो सम करेंगे तो जो कॉकरोच का है और जो आपका डिस्क का है दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। लिखो यहां पर, लिखिए हम लोग यहां पर क्या मान रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो, क्या मान रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। अब इसको भी अभी क्लियर ही कर देते हैं, पता नहीं क्यों दिमाग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। यहाँ जो कॉकरोच है वो बॉडी के ऊपर ही है, इंटरनल फोर्स का जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लिखवाया है उसमें, लाइन पढ़ लेना जाके, कंडीशंस फॉर एक्सटर्नल टॉर्क टू बी जीरो या फिर एंगुलर इंपल्स जीरो हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क क्या मानेंगे बताइए, जीरो। लिखिए द फेनोमेनन अकर, फिर से वही लाइन लिखो पीछे वाली, द फेनोमेनन occurs in the absence of external torque, in the absence of internal torque, so by COAM, conservation of angular momentum, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, I डिस्क ओमेगा माइनस mvr इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तो ये समझ जाएगा उसको तो समझ में आ गया, ठीक। अब देखो सेकंड वाले फेनोमेनन में मैंने क्या बोला है, सुनना बेटा ध्यान, फिगर आपके पास था लेकिन फिर भी यार, अब ये कॉकरोच रुक गया, कॉकरोच रुक गया। अब जब ये रुक गया तो ये सिर्फ और सिस्टमिक एडिशनल मास है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम लोग करते थे, क्या करते थे कि भैया जितने भी पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल हो गए, डिस्क हो गया और एक क्या हो गया, कॉकरोच, दोनों का एक्सिस में क्या निकालेंगे, इनर्शिया निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे उसको
ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो एक्चुअल में इसमें होगा क्या, जो बाद वाले केस में आएगा वहां वेलोसिटी इज 0, तो ये हो जाएगा आपका टोटल इनर्शिया कैसे लिखेंगे, आई डिस्क एम आई डिस्क प्लस एम इज द मास ऑफ कॉकरोच, और मानते हैं एज ऑफ द डिस्क पे बैठा हुआ है, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू इनर्शिया इनटू क्या करते हैं ओमेगा, अब ओमेगा चेंज हो गया ओमेगा डैश। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क व्हेन कॉकरोच स्टॉप्स मूविंग। एंड हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश। तो हमें करना क्या है, वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई डिस्क ओमेगा समझ में क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक था। नेक्स्ट करें भाई, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए। कह रहे हैं एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है कैपिटल एम, रेडियस कितना है कैपिटल आर, रोटेट कर रहा है एक्सिस के अलोंग विद एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, विदाउट फ्रिक्शन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक्स टू द रिम। अच्छा, स्टिक होने से इनर्शिया बदल जाएगा, ठीक है। आफ्टर द इंपैक्ट कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो वही बात होगी, एडिशनल मास आ गया, इनर्शिया में क्या हो जाएगा वही m, और जितनी डिस्टेंस पे होगा उतना r स्क्वायर ऐड कर देंगे, पहले से डिस्क हमें पता है। तो इनिशियली क्या मान लेंगे, ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर बिफोर इंपैक्ट, यानी कि L इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्या मान लेंगे आई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करो फटाफट, ठीक है। पार्टिकल का क्या हो जाएगा बताइए, पार्टिकल का क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा एम वी आर। देखो ध्यान से फिगर बना हुआ है ना, क्या आ रहा है, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक है। जब वो टच कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो ऐड होगा कि नहीं होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम में उसका पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, जैसे पीछे आया था वैसे इस बार भी आएगा, लेकिन इस बार क्या है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, इसलिए ऐड हो जाएगा, इसलिए ऐड हो जाएगा। बिकॉज मेरे भाई सॉरी भैया बड़े भाई ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे इधर ही से आकर के इस पे ऐसे बैठ गया कोई दौड़ते हुए, तो उसको क्या होगा, धक्का लगेगा ना, ये तो सपोर्टिव हो गया, सपोर्टिव हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है सेम है ना, दोनों एक ही एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहे हैं, क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डायरेक्शन सेम होगा, सेम होगा तो क्या हो जाएगा टोटल में ऐड हो जाएगा। तो लिखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम वी आर, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम वी। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, अब वो आकर के सिर्फ कॉकरोच की तरह चिपक गया, तो L2 क्या हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर का था वो तो एज इट इज रहेगा इनर्शिया, प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 लिखो बाई COAM, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम L1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई थिंक अब आपको पता है क्या करना है ना। ओमेगा डैश इज इक्वल टू अगेन पिछले इसमें क्या अंतर आया सर, सिर्फ प्लस का अंतर आया, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। यहाँ सिर्फ प्लस लगा दोगे तो सेम मिल जाएगा, बस यहाँ इनर्शिया के डिस्क की जगह क्या आ जाएगा सिलेंडर। ठीक है, तो ठीक है बेटा, देखिए बाई COAM क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू L2, यानी कि I ओमेगा प्लस MVR इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस MR स्क्वायर ओमेगा डैश इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस स्मॉल MVR अपॉन I ओमेगा प्लस MR। ठीक है भैया, ये क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? देखिए नोट करके लिख लीजिए, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पता रहेगी तब। ठीक है, लिखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में पार्टिकल और सिलेंडर दोनों होते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल में क्या आ जाएगा हाफ इस बार इनर्शिया आ जाएगा आई ओमेगा प्लस आई प्लस एम आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ओमेगा डैश स्क्वायर। यहाँ शायद मैंने आई ओमेगा लिख दिया और तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं, गलत है ना, यहाँ आई होगा ना आई प्लस एम आर स्क्वायर, पीछे बढ़ाया था ना मैंने, टोटल में ऐड हो जाएगा सर नीचे। अरे बेटा ये इनर्शिया था ना, इनर्शिया इनटू ओमेगा, तो इनर्शिया में तो कहाँ, ये भी सही कर दिया, इसके नीचे ये सही कर लो, नीचे भी सही कर दो। अरे ये नीचे रहे, नीचे से हटना है ऊपर लगना है। ठीक है, बाकी तो सब जगह सही है ना। हाँ पीछे भी सही किया होगा मैंने, हाँ बिल्कुल सही किया है, तो बोला भी वैसे ही है, लिखा वो गलत है, ठीक कर दिया वैसे मैंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Keeping the mass of Earth constant if its radius is hard, मतलब रेडियस करें r/2 कर दिया, then calculate the relation of the T। ठीक है, मास कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है 0, तो बाई COAM क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। रेडियस चेंज करेंगे तो इनर्शिया चेंज हो जाएगा भैया। अभी तो हाथ खोल के और हाथ बंद करके तुम्हें दिखाया था, स्केटिंग वाला केस भूल गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब आपका निकालेंगे सॉलिड स्फीयर है तो क्या जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इनिशियली। ठीक, उस समय मान लेते हैं ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, और कितना एक राउंड में कितना समय लगता है 24 घंटे। टी1 की वैल्यू कितनी होती है 24। ठीक है, इज इक्वल टू अब हो जाएगा 2/5 m, r कितना हो जाएगा r/2, क्या हो जाएगा r/2 इनटू मास कहा था कांस्टेंट, अगर नहीं तो अगर मास कांस्टेंट ना बोलता ना तो तुम पता क्या करते, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते और उसके बाद जो रिमेनिंग मास है वो निकालते और फिर पुट करते, वो बन जाता बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि मास कांस्टेंट ही रखेंगे, बस रेडियस को छोटा करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। तो जगह 2π/T2 हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द T2। T1 कितना हो जाएगा आपका, T1 हो जाएगा बच्चे आपका, जो काट सकते हैं वो काट रहे हैं।
ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/4, हो जाएगा 1/T1 इज इक्वल टू 1/4 T2। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू आ गया T1/4, 24/4 ये आ गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि r/2 का होल स्क्वायर सही हो जाएगा r²/4। अब काट दे, नहीं तो बड़ा अच्छा वीडियो में देखोगे वो गलत पढ़ाया हमने। T1 क्या है, 24 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट करें, हो गया। देखिए, एक्सप्लेन विद रीजन दैट if ice melt at polar region then moment of inertia of earth increases, angular velocity omega decreases and the direction duration of the day becomes longer। ये क्या बोल रहे हैं यार, आइस हल्की होती है या पानी? पानी। पानी हल्का होता है, हाँ पूछ रहा हूँ। आइस भारी होती है पक्का? तुम बताओ, इससे कोई मतलब होता है क्या? 1 लीटर पानी को अगर हम जमा देंगे तो जो उसका मास है वो बदल जाएगा। वाह बेटा, वेरी गुड। तुमने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज कर दिया, उसका स्टेट चेंज कर दिया, तुमने मैटर का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। तुम कह रहे हो कि भारी और हल्का हो जाएगा, मतलब ये मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं कर पाया ये कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल क्वांटिटी, मास एंड टाइम, इसे कोई समझा नहीं पाया, उसको ऐसे ही मान लिया, है ना। मैटर जो है उसको क्या कहें, ऐसे ही होते हैं। जरा सा व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है इसे चलती है, यूनिवर्सिटी जो खोल रखी है लोगों ने, क्या आपने ये किया? अगर आपने इस पोस्ट को लाइक किए बिना आगे गए तो कल आपके घर में कोई आपदा आ सकती है। वो भगवान ने स्पेशली जो है उनको दूत बना के भेजा है कि बेटा जाओ सारी चीजें करके आओ। लिखो, लिखिए लिखिए, इफ आई इन द पोलर रीजन, बस इसमें बस ये होगा कि इनर्शिया जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, जिसकी वजह से इनर्शिया हो जाएगा, पूरी अर्थ का चेंज हो जाएगा। जब आपका पोलर रीजन से मेल्ट होगा तो सारा पानी जो है कहाँ बह के आएगा? इक्वेटर की तरफ ही तो आएगा। धरती का शेप नहीं देखे हो तो फिर उससे क्या होगा? उससे आपका इनर्शिया बॉडी का चेंज हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट हो जाएगा, एक्सिस से जितना दूर जाएगा उतना इनर्शिया बढ़ेगा। पैरेलल एक्सिस तो उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी सेंटर ऑफ मास के सिवाय किसी और पॉइंट पर हम इनर्शिया निकालते हैं, जैसा कि तब होगा अर्थ का जो एक्सिस और रोटेशन है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस से कुछ दूरी पर चला जाएगा, तो हम ICM निकालेंगे प्लस उनके बीच की दूरी एडिशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी md स्क्वायर। ये जो md स्क्वायर है ये क्या करेगा? इनर्शिया चेंज कर देगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। जैसे मैडम ने हाथ से फैलाया था वैसे धरती फैल जाएगी। तो फिर वो दिक्कत आएगा। चलो लिखो, इफ आइस इन द पोलर रीजन मेल्ट्स, water will flow towards the equator and consequently moment of inertia and resulting in increase in moment of inertia of, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? अर्थ का इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज मोर मास हैज accumulated at equator।
which is at more distant from the rotational axis. अरे जो मैंने बताया वही चीज है, ये लिखा है which is at more distance from rotational, यही तो बोल रहा था मैं, सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, as compared to the force. ठीक है, so from COAM, if I increases omega, so the time period, so E is equal to क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा डिक्रीज करेगा तो T इंक्रीज करेगा, so टाइम क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूले में भी लिख दिया, ठीक है, T is equal to 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करवा दिया है ना, तो वो मैं स्किप करूंगा, अब मैं सीधे आऊंगा लाइट रॉड वाले क्वेश्चन पे, इसके वाले क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा। डन? देखो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, फिर से वही I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 में चेंज आएगा, ठीक, वो कैसे आएगा वो आपको पता है, अब COAM के बारे में बहुत क्वेश्चन करा दिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, यू कैन डू इट। एक क्वेश्चन समझना है, कर लेंगे, मतलब समझा करेंगे ही नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर है। A light rod carries 3 equal masses A, B and C as shown in figure. What will be the velocity of B in the vertical position of the rod if it is released from the horizontal position as shown in the figure? Horizontal से जब छोड़ेंगे, मतलब ये आप पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे तो आएगा नीचे की तरफ आएगा, ये पाइवट पॉइंट है, ये क्या है, पाइवट पॉइंट है, तो आपसे बोला जा रहा है बताइए बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा से निकलेगा और कोई तरीका है नहीं, बिकॉज ये कैसा परफॉर्म करेगा, और ढंग से सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, तो करो निकालो। नींद में उठा तुम, इतनी जल्दी नींद में आ गई, चलो बस करो भाई, बात में करो, चलो ठीक है, लिखिए अप्लाइंग COAM, ठीक है, नहीं COAM नहीं लगा सकते बेटा, COAM नहीं लगेगा इसमें, क्यों नहीं लगेगा, क्या बोलो सही बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं कुछ और बोलो, इंटरनल फोर्सेस है नहीं, यहाँ पर फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल, नहीं लगेगा, ठीक है, मैकेनिकल लगेगा। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक्चुअल में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है ऑब्जेक्ट, तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, कंजर्व बनी रहेगी, तो यहाँ लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया, mg L/3, mgh फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं आता है वो सुन लो ध्यान से, mgh। अब एक्चुअल में तुमने कहोगे कैसे कर रहे हो सर, तो मैं 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा। देखो बेटा, ये A है, ये क्या है, ये B है, ये क्या है, C है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, हाइट कितनी होगी, ये L होगी, ये हाइट कितनी होगी 2L/3 होगी, ये हाइट कितनी होगी L/3, तो मैंने जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ए का वो लिख दिया mg L/3, ठीक,
फिर इसी प्रकार से दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया, तो यहाँ आ गया प्लस mg 2l/3 फिर mg। ठीक है, इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? अगर r के रिस्पेक्ट निकालोगे तो ए का सर्कल का रेडियस कितना होगा? ए के सर्कल का रेडियस होगा l/3, दूसरे क्या होगा 2l/3, दूसरे क्या होगा l होगा। ये एक सर्कल, दो सर्कल और ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लिखिए 1/2 सबका इनर्शिया निकाल दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कहाँ लिखूं? नीचे लिख दूं क्या? इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से तो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा? इनर्शिया लिखना होगा ना, I1 प्लस I2 प्लस, चलो तुम लोग के लिए लिख देता हूँ, ये लिखोगे IA प्लस IB प्लस IC का होल प्लस इनटू ओमेगा, क्योंकि सारे सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बस में बैठे हुए हैं, तो जो बस की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही उसकी भी होगी, तो जो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी उस पे 3 पॉइंट ABC उनकी भी तो सेम होगी ना। तो मैंने ये IA ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 IB ओमेगा स्क्वायर ना करके एक साथ लिख दिया। अब मैं IA IB IC की वैल्यू पुट करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं करना। तो 1/2 ये हो जाएगा m, क्या हो जाएगा इसका l/3 स्क्वायर प्लस m 2l/3 का स्क्वायर प्लस m क्या हो जाएगा ये l का होल स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? हमें क्या चाहिए था? ओमेगा। ओमेगा को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर लो, उसके पहले एलसीएम ले लेना, इसमें जो जो कॉमन है उसको सॉल्व कर लेना। जैसे क्या कॉमन है? m इधर से निकलेगा, उधर से m स्क्वायर निकलेगा, तो बचेगा उधर एक m, उधर क्या बचेगा? एक m, और यहाँ से बाकी जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 2 और 3 है एलसीएम लोगे, 1 लोगे, सबका एलसीएम कॉमन लोगे, जो इधर एलसीएम आएगा उधर उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, जो भी, अरे यार ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चल रहा है l/3 और ये 2l/3, तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया? 3 आ गया, mg प्लस 2mg, l क्या हो जाएगा? mgl प्लस 2mgl क्या हो जाएगा? 3mgl, तो ये mgl प्लस mgl क्या आ गया? ये तो आ गया 2mgl, और ये हो गया, तो कैसे वर्कली सॉल्व हो गया? यही नहीं मैंने ट्राई, अरे ये देखो ना mgl/3 और 2mgl/3, एलसीएम आ गया 3, तो क्या आ जाएगा भैया बताओ? mgl प्लस 2mgl 3mgl, 3mgl अपॉन 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? mgl, मतलब क्या है? ऑलरेडी mgl, क्या जाएगा? 2mgl। ये पूरा सॉल्व क्या हो गया? 2mgl को कर देते हैं भाई। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? उधर वाला भी सॉल्व कर लो यार, क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर छोड़ दो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर अलग कर लो पहले, 1/2 ओमेगा स्क्वायर अलग कर लो, फिर इसको इधर कर लेते हैं। क्या है ये? m बाहर निकल रहा है, md बाहर निकाल लो, m बाहर निकाल के काट ही दो, खत्म करो। फिर क्या है? l²/9 प्लस 4l²/9 प्लस l², यही तो होगा बड़े भाई, है ना? क्या आ जाएगा? 5l²/9 प्लस l², और 9 प्लस 5 कितना होता है? 14, तो 14l²/9, ठीक है, और 9 दूनी क्या होता है? 18, दिया जाएगा 2gl इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर, क्या बेटा? सबर करो, करेंगे सब करेंगे, l², और उधर ऊपर कितना आया था? 18 आया था ना, 18 तो आया था, हाँ 14 आया था, 14 और नीचे क्या आ गया? 18, ठीक है, सब कुछ लिख दिया मैंने। अब एक एल को यहाँ से, और हमें क्या चाहिए? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36g अपॉन 14, इसका रूट लगा दो, ठीक है। एक एल भी तो था बच्चा, खत्म, ठीक है।
कुछ है ना, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ ठीक है, परफेक्ट है बेटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, हाँ 12/3 जो है, हाँ ये ठीक तो है। हाँ ये ओमेगा आ गया। अभी ये खत्म था क्वेश्चन, अभी तो ये निकालना है ना, इसका क्या निकालना था, बी का निकालना था। हमने क्या निकाल लिया, हमने तो ओमेगा निकाला है ना। हमने क्या निकाला, पूरी रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकाला है। तो अब स्टार्ट यहाँ से होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वी ए अपॉन आर ए, वी बी अपॉन आर बी और वी सी अपॉन आर सी। अपने को चाहिए सिर्फ ये और ये। ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी बी अपॉन आर बी, यहाँ से भैया हो गया ओमेगा इंटू आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। तो वी बी इज इक्वल टू क्या, ओमेगा कितना था, अंडर रूट 36 जी अपॉन 14 एल। और बेटा आर बी कितना था, 12/, यही तो होगा ना। अब आ गया, यही मैं सोच रहा था यार कहाँ। ठीक है, ये हो गया, परफेक्ट हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया बच्चे, ये आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू, रूट के अंदर जाएंगे, 2 जाएगा अंदर तो 4 बन जाएगा, एल जाएगा तो एल स्क्वायर और 3 जाएगा तो 9। सबको अंदर लेके जा रहे हैं, 36 जी इंटू 4 एल स्क्वायर अपॉन में क्या है 14 इंटू 9 इंटू एल, एक एल गया और 4 जा, ठीक है, और 2 जा और 7 जा, क्या आ गया 8L अपॉन 7। यही तो आ रहा है, लो हो गया, ये तेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था भैया आपका रोटेशनल डायनेमिक्स और रोटेशनल मोशन में सब कुछ पढ़ लिया हम लोग ने, और आपको सारे तरीके के हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं। कंजर्वेशन के ऊपर भी हो गया है, ठीक है। और अब सिर्फ बचता है रोलिंग मोशन, जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, थैंक यू।